Pranam everyone. So this is our 21st session of Tirthankar Charitra, and we are discussing Sambhavnath Bhagwan's Jivan Charitra. So let's start with Manglacharan. Namo Oriyantaram, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabva Sahuram, Aiso Pancha Namukaro Sabva Pava Parasano, Manglarancha Savve Sim Paramam Bhavai Mangalam. मंगलम श्रीमद्हरन्तो मंगलम जिनशासनो मंगलम सकलसंगो मंगलम पूजितांगो रागद्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थे संश्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तो थैंक यू एवरीवन. तो हम लोग पिछले सेशन में हम लोग मेरू पर्वत के बारे में देख रहे थे. तो वी विल ब्रीफली रिवाइज मेरू पर्वत के बारे में और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे. तो मेरू पर्वत जम्बू द्वीप के या पूरे मध्य लोक में तिरछा लोक के मध्य में जो पर्वत है वो मेरू पर्वत है. तो ऐसे टोटल अपने पूरे मध्य लोक में 5 मेरू पर्वत है. एक जम्बू द्वीप में है, 2 घाटकीकंड में है और 2 पुष्करावर्त द्वीप में है. पर जो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है वो सबसे बड़ा है. जो घाटकीकंड और पुष्करावर्त द्वीप का मेरू पर्वत वो स्लाइटली छोटा है. तो हम उसके बारे में भी आगे देखेंगे. पर आज वी आर टॉकिंग अबाउट जम्बू द्वीप. तो ये मेरू पर्वत पूरे जम्बू द्वीप के मध्य में है और वो 1,00,000 योजन ऊंचा है. उसका जो हाइट है वो 1,00,000 योजन है और उसका जो डायमीटर है बेस का, जो स्वयं पुतल भूमि है उस पे जो बेस का डायमीटर वो 10,000 योजन है. तो मेरू पर्वत शास्त्र में काफी नामों से उसका उल्लेख आता है. उसमें से 16 नाम प्रसिद्ध है. उसमें मंदर, मेरू, सुदर्शन, स्वयंप्रभ, मनोरम, गिरिराज, रत्नोच्चय आदि ऐसे 16 नाम शास्त्र में प्रसिद्ध है. और इस 16 नाम में से पहले जो 3 नाम है, मंदर, मेरू और सुदर्शन, वो विशेष रूप में उसका शास्त्रों में उल्लेख है. तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये मेरू पर्वत, ये 16 नाम उसके क्यों रखे गए हैं. तो पहले जो 3 नाम है उसमें पहला नाम है मंदर. तो ये मेरू पर्वत का जो अधिष्ठायक देव है वो मंदर नाम का एक पलियोपम आयुष्य वाला वो महार्दिक देव है. तो इसलिए उसको मंदर पर्वत भी कहते हैं. दूसरा, उसको मेरू पर्वत भी कहते हैं. मेरू क्योंकि उसका दूसरा एक जो देव है उसका इस मेरू पर्वत पे वास है, उसका नाम है मेरू देव. तो इसलिए भी उसको मेरू पर्वत कहते हैं. और ये पर्वत अत्यंत सुंदर है. वो रत्नों से भरा हुआ है और देवताओं के मन को भी तृप्त करने वाला है, इसलिए उसको सुदर्शन कहते हैं. तो ये 3 नाम अपने शास्त्र में विशेष रूप से पाए जाते हैं. फिर हमने मेरू पर्वत के बारे में देखा कि ये मेरू पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है और टोटल इसमें 4 वन है. जो बेस में, जो स्वयंपतल भूमि में जो वन है वो भद्रासल वन है. फिर उसके बाद 500 योजन ऊपर जाए तो दूसरा वन आता है, वो है नंदन वन. उसके बाद नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाए तो सोमनस वन आता है. और सोमनस वन से 36,000 ऊपर जाए तो पांडुक वन आता है. तो ये 4 वन मेरू पर्वत पे है. और ये मेरू पर्वत जमीन के अंदर 1,000 योजन तक जाता है. तो लास्ट टाइम हमने देखा कि जो अधोलोक है वो 900 योजन से स्टार्ट होता है. तो ये मेरू पर्वत पूरा अधोलोक तक, पहले प्रथम नरकावास तक वो जाता है. तो जमीन के ऊपर वो 99,000 योजन है और जमीन के अंदर वो 1,000 योजन है. और जो सबसे ऊपर जो वन है पांडुक वन, उसका डायमीटर 1,000 योजन है. और ये पांडुक वन पे एक एक चुलिका है. चुलिका मतलब एक रत्नमय पहाड़ी है. वो 40 योजन ऊपर है, ऊंची है. और उस पे एक शाश्वत जिन चैत्य है. तो ये मेरू पर्वत बेसिकली 3 खंडों में विभाजित है. जो प्रथम खंड है वो पृथ्वी के नीचे है. दूसरा खंड है वो स्वयं पतल भूमि से लेके सोमनस वन तक. और थर्ड खंड सोमनस वन से पांडुक वन तक. तो ये 3 खंडों में प्रथम जो खंड है वो पृथ्वी मतलब माटी का, पत्थर का, हीरा मतलब डायमंड का, और वेणु मतलब कांकरे का बना हुआ है. फिर दूसरा जो खंड है
वो अंक रत्न, स्फटिक रत्न, स्फटिक मतलब जो व्हाइट क्रिस्टल होता है ना, वो स्फटिक रत्न, सुवर्ण और रजत, मतलब इसको अगर माइनिंग करे, राइट, तो इसमें से सिल्वर निकलता है, गोल्ड निकलता है और क्रिस्टल्स निकलते हैं व्हाइट कलर के। तो ये उसका प्रमाण है। और जो तीसरा खंड है वो सुवर्णमय है, मतलब जनरली वो गोल्ड, सबसे ज्यादा उसमें गोल्ड पाया जाता है। तो ये 3 खंडों में मेरू पर्वत विभाजित है। तो मेरू पर्वत, ये जब डायमेंशंस है, वो पृथ्वी के ऊपर 99,000 योजन है, पृथ्वी के अंदर 1,000 योजन है। पृथ्वी जो मूल है, मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो भाग जाता है, उसमें उसमें उसका डायमीटर 10,090 योजन है। पृथ्वी पे वो 10,000 योजन है, पर अधोलोक के अंदर 1,000 योजन नीचे है, उसका डायमीटर 10,090 योजन है। तो ये डायमेंशन सब तुम याद रख सकते हो, बाकी डायमेंशंस इतनी याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। ये सब दूसरे सब डिफरेंट डिफरेंट वन और वो सब के डायमेंशंस है। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज। हमने लास्ट टाइम हमने 3 वनों के बारे में देखा था। तो पहला हमने देखा था वो है नंदन वन। तो नंदन वन एक अद्भुत वन है, और जो 8 दिक् कुमारी है, राइट, जो भगवान के जब जन्म होता है तब माता का स्तुति कर्म करने के लिए जब वो 56 दिक् कुमारी आती है, उसमें से जो 8 दिक् कुमारी आती है वो ये नंदन वन से आती है। तो नंदन वन पे जो 8 दिक् कुमारी है, वो ये ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारी कहते हैं। और ये ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारी आके वो 1 योजन भूमि तक वो कचरा, जो भी पत्थर है आदि को साफ करके वो बारिश करती है, वो परफ्यूम्ड वाटर का, वो सुगंधी पानी का वो बरसात करती है, और उस पे 1 योजन भूमि पर वो फूलों का भी बरसात करती है। तो ये जो 8 दिक् कुमारी है वो यहाँ से आती है, नंदन वन से। तो ये नंदन वन 500 योजन स्वयंपतल भूमि से 500 योजन ऊपर है, और इसका विस्तार भी 500 योजन है। मतलब ये जो मेरू पर्वत से लेके जो एंड तक जो उसका रेडियस है, वो भी 500 योजन है। तो यहाँ पे नंदन वन पे 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वो 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, और 4 विदिशा, मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में देवताओं के प्रसाद है। तो उसमें जो नॉर्थ में जो देवताओं के प्रसाद है, वो ईशान इंद्र, जो सेकंड देवलोक है, जो ईशान देवलोक, उसके जो अधिपति है ईशान इंद्र के प्रसाद है। और जो साउथ में जो प्रसाद है वो सौधर्म इंद्र, जो प्रथम देवलोक के जो इंद्र है, उसके प्रसाद है। तो ये चीज कॉमन है पूरे जम्बू द्वीप में। तुम देखोगे तो नॉर्थ साइड जनरली ईशान इंद्र का है, और साउथ साइड वो सौधर्म इंद्र का प्रसाद होता है। और ये चैत्य और प्रसाद के बीच 8 शिखर है। ये सागर चित्र, ये वज्रकुट शिखर, नंदन शिखर, मंदर शिखर, ऐसा करके 8 शिखर है। और ये 8 शिखर पर एक एक प्रसाद है। ये 8 दिक् कुमारियों का प्रसाद है। तो 8 दिक् कुमारी वो यहाँ पे 8 नंदन वन में यहाँ पे रहती है। और उसके बाद एक और शिखर है, हमने देखा, वो उसका नाम है बलकुट शिखर। यहाँ पे बल नाम के देव का वास है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि नंदन शिखर पे मेघंकरु देवी का वास है, मंदर शिखर पे मेघवती, निषेध शिखर पे सुमेघा देवी। हमने देवियों का नाम हमने तीर्थंकर चरित्र में देखा था। सो नाउ यू कैन कोरिलेट कि ये सब 8 दिक् कुमारी कहाँ पे रहती है। तो हेमवंत शिखर पे मेघमालिनी, रजत शिखर पे सुवत्सा, रुचक शिखर पे वत्समित्र, फिर उसके बाद सागर चित्र शिखर पे बलाहका, और वज्रकुट शिखर पे वज्रसेना। तो ऐसे करके 8 दिक् कुमारी वो नंदन वन पे रहती है। फिर उसके बाद हमने देखा दूसरा वन है वो सोमनस वन। तो सोमनस वन भी नंदन वन की तरह ही है। उसका भी जो रेडियस है यहाँ पे वो 500 योजन है। मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा आवाज आ रहा है। तो ये जो सोमनस वन है वो भी नंदन वन की तरह ही है, पर ओनली डिफरेंस है यहाँ पे कोई शिखर नहीं है, अर्थात यहाँ पे कोई भी दिक् कुमारी का वास नहीं है। तो यहाँ पे भी 4 दिशा में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, और 4 विदिशा में देवताओं के प्रसाद है। और इधर भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में ईशान इंद्र के प्रसाद है, और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में सौधर्मेंद्र इंद्र का प्रसाद है। फिर उसके बाद हम
और ऊपर चलते हैं 36,000 योजन्स सोमनस वन से, सो पांडुक वन आता है। तो पांडुक वन एक अद्भुत वन है, उसमें ये पूरे कल्प वृक्षों का वन है। तो यहाँ पे जो भी वृक्ष है वो पूरे कल्प वृक्ष है, और यहाँ पे देवताओं का आना जाना रहता है। और यहाँ पे जो विद्याधर मुनि है, चारण लब्धिधारी मुनि है, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सोमनस वन की तरह चार दिशा में चार शाश्वत जिन चैत्य है, चार भी दिशा में चार देवताओं के प्रसाद है, और यहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है ये पांडुक वन में। तो पांडुक वन में चार शिला है, ये चार शिलाओं में भगवान का अभिषेक होता है। तो जो पूर्व में जो शिला है उसको पांडुक बला उसका नाम है, दक्षिण में अति पांडुक बला, पश्चिम में पांडुक बला, और उत्तर में रक्त बला, और उत्तर में अति रक्त बला। तो ऐसा करके चार शिला है। और ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि जो भरत क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो अति पांडुक बला में उसका जन्म अभिषेक होता है, क्योंकि वो सबसे सबसे पास में है। तो अतिक भरत क्षेत्र से, सो अतिक पांडुक बला में भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक होता है। ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो अति रक्त बला, यहाँ पे उनका जन्म अभिषेक होता है। और महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं उसमें जो पूर्व महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो पांडुक बला में उनका अभिषेक होता है। और पश्चिम के महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो रक्त बला नाम के शिला में उनका अभिषेक होता है। तो अभी जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो मैक्सिमम एक ही टाइम में एक तीर्थंकर जन्म लेते हैं, इसलिए एक सिंहासन है यहाँ पे। पर पर महाविद्य क्षेत्र में एक ही साथ दो तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं, दो विजय में, दो सेपरेट विजय में। एक विजय में तो एक ही तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं, पर एक ही साथ 32 विजय में से दो तीर्थंकर एक ही समय पे जन्म ले सकते हैं, इसलिए दो दो सिंहासन है। तो पांडुक बला और रक्त बला में दो दो सिंहासन है, और यहाँ पे महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्म अभिषेक होता है। और सेंटर में चुलिका है। चुलिका का विड्थ 12 योजन से और उसका हाइट 40 योजन से, और ये चुलिका रत्नमय रत्नों से बना हुआ है, और उस पर भी एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो ये मेरू पर्वत के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसमें टोटल 13 शाश्वत जिन चैत्य है। एक चुलिका पे, 4 पांडुक वन में, 4 सोमनस वन में, और 4 नंदन वन में। तो ये मेरू पर्वत है, वो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है। जब हम आगे घाटकीकन देखेंगे तो घाटकीकन का भी मेरू पर्वत के बारे में देखेंगे, वो थोड़ा छोटा है। ये जो 99,000 योजन है, घाटकीकन का मेरू पर्वत वो 97,000 योजन है। तो सबसे बड़ा जो पर्वत है पूरे मध्यलोक में वो है अपने जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत। तो अभी ये क्लास में मुझे एक प्रकार का थोड़ा रिवीजन करना है, पर रिवीजन थोड़ा डिफरेंट एंगल से करना है। हमने पूरा जम्बू द्वीप के बारे में देखा, हमने भरत क्षेत्र के बारे में देखा, उसके बाद जो भी युगलिक भूमि है उसके बारे में देखा, देवकुरु, उत्तर कुरुक्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र आदि के बारे में देखा। अभी ये क्लास में एक मेरे को समराइज करना है, पर समराइज मेरे को नंबर ऑफ पहाड़ के हिसाब से करना है। ओके, सो पूरे जम्बू द्वीप का हम एक आज इस क्लास में थोड़ा समरी देखेंगे। तो पूरे जम्बू द्वीप में टोटल 269 पर्वत है, जो मेजर पर्वत है। छोटे पर्वत तो बहुत है, पर जो मेजर पर्वत जो अपने लोक प्रकाश ग्रंथ में लिखे हैं वो टोटल 269 पर्वत है। उसमें से हमने काफी पर्वतों के बारे में देखा, थोड़े पर्वतों के बारे में नहीं देखा। तो आज हम पूरे जम्बू द्वीप के जितने पर्वत है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े पहाड़ है, पर्वत है, वो है कुलगिरी पर्वत। अगर आपको हाँ जी। याद होगा, राइट, सबसे जो उसका दूसरा नाम है वर्षधर पर्वत। तो ऐसे 6 कुलगिरी और 6 वर्षधर पर्वत है जो जम्बू द्वीप के पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, और जम्बू द्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। तो लघु हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, निषेध पर्वत, नीलवंत पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। तो ये जो 6 पर्वत है वो जम्बू द्वीप को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। जो सबसे बड़े पर्वत है तो उसको कुलगिरी और वर्षधर पर्वत बोलते हैं। और हमने देखा कि एक जो कुलगिरी वर्षधर पर्वत है उस पे हर एक पर्वत पे एक एक द्रह है। द्रह मतलब वाटर बॉडी, जहाँ पे आइस मेल्ट होके नदियां निकलती है। तो शिखरी और लघु हिमवंत पर्वत पे 3-3 नदियां निकलती है, और बाकी सब पर्वतों से 2-2 नदियां निकलती है।
फिर हमने हर एक पर्वत के डायमेंशंस देखे थे, जैसे लघु हिमवंत पर्वत और शिखरी पर्वत वो 24,932 योजन से पूर्व से पश्चिम की ओर, और उसी तरह हर एक के डायमेंशंस देखे थे। और हर एक का रंग, जैसे लघु हिमवंत पर्वत वो पीत वर्ण का है, महाहिमवंत पर्वत वो सर्वरत्नमय है, वो सब भी हमने देखा था। तो सबसे जो 269 जो पर्वत है उसमें से 6 जो पर्वत है वो कुलगिरी या वर्षधर पर्वत है। उसके बाद हमने देखा 16 वक्षास्कर पर्वत है। किसी को याद है 16 वक्षास्कर पर्वत कहाँ पे है? वो एक पर्वत आता है, फिर एक विजय आता है वो। हाँ, महाविद्य क्षेत्र में। हाँ। तो 16 जो पर्वत है वो महाविद्य क्षेत्र में है। तो महाविद्य क्षेत्र में हमने देखा कि वो 4 क्वाड्रेंट में विभाजित है, और हर एक विजय के बाद एक पर्वत आता है, और उसके बाद विजय आता है, और उसके बाद नदी आती है। जो माउंटेन्स है यहाँ से निकल के वो स्नो मेल्ट होके वो नदी फिर सीता नदी में मिलके लवण समुद्र में मिलती है। तो ऐसे विजय पर्वत, विजय नदी, विजय पर्वत, विजय नदी, ऐसा करके उसका क्रम है। तो हर एक क्वाड्रेंट में हमने देखा 4 वक्षास्कर पर्वत है। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स है, उसमें 16 वक्षास्कर पर्वत है। तो हमने ये 16 पर्वतों के नाम देखे थे, चित्रकूट, ब्रह्मकूट, नलिनीकूट आदि। 16 पर्वतों के नाम शास्त्र में दिए गए हैं। और देखे थे हमने कि ये हर एक पर्वत, उसका जो हाइट है, एक साइड 400 योजन है और दूसरे साइड 500 योजन से, और उसमें 4 शिखर है, और 3 शिखर पे देवताओं का प्रसाद है। और जो लास्ट शिखर है उसमें शाश्वत जिन चैत्य है, उसका नाम सिद्धायतन है, और उसमें एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो ये जो 16 वत्सास्कर पर्वत है वो, उसका हाइट 500 योजन है, और उसका जो उसका लेंथ है वो 16,572 योजन है। तो निषेध पर्वत से लेके या नीलवन पर्वत से लेके सीता या जो सितोरा नदी तक, उसका जो लेंथ है वो 16,572 योजन है। और ये सब सर्व रत्नमय है। ओके, ये सब रत्नों के बने हैं। रत्नों के बने मतलब अर्थात तुम अगर उसका माइनिंग करो तो अंदर से सभी टाइप के रत्न निकलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेम्स। तो ये सभी रत्न रत्न उसमें सबसे ज्यादा है। तो 6 कुलगिरी पर्वत, 16 वस्कास्कर पर्वत, उसके बाद है 4 गंधदंत पर्वत। किसी को याद है ये कहाँ पे है? 4 गंधदंत पर्वत। नहीं। अच्छा, तो हमने जो देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र देखे थे, राइट? ये हम्म। देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र को जो एनक्लोज करता है वो हाथी के दांत के आकार के पर्वत है। उसको यस। उसको गंधदंत पर्वत कहते हैं। तो ये जैसे नीलवन पर्वत, गंधमादन पर्वत और माल्यवन पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है वो उत्तर कुरु क्षेत्र है, और विद्युत प्रभ, सोमनस और निषेध पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है वो देवकुरु क्षेत्र है। तो ये जो 4 पर्वत है उसको गंधदंत पर्वत कहते हैं, क्योंकि हाथी के आकार वाले पर्वत है। और ये पर्वत पे भी एक शाश्वत जिन चैत्य है। हर एक पर्वत पे अपना एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो ये 4 गंधदंत पर्वत है। उसका उसकी भी ऊंचाई 500 योजन है, और उसकी जो लंबाई है वो, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं म्यूट करता हूँ। आई थिंक मीना बेन તમારો આવે છે, હું તમારું म्यूट करूँ। और उसका जो लंबाई है वो 30,209 योजन से, ये काफी बड़े हैं, वक्षास्कर पर्वत से भी काफी बड़े हैं। और ये जो 4 पर्वत है वो हर एक पर्वत अलग है। जो गंधमादन पर्वत है वो श्वेत वर्ण का है, और तपनीय श्वेत वर्ण मतलब उसका वो कलर है। फिर माल्यवन पर्वत वो सुवर्ण वर्ण के लाल कलर का है। सोमनस पर्वत वो कनक मतलब गोल्ड का येलो कलर का है। और विद्युत पर्वत वैद्युद्य मतलब वो ग्रीन कलर का वो पर्वत है। तो ये चारे चार जो पर्वत है वो अलग अलग, उसमें रत्न भी है और अलग अलग कलर्स भी है। तो आउट ऑफ 269 कितने हुए? 6 कुलगिरी पर्वत, 16 वस्कास्कर पर्वत, 4 गंधनंद पर्वत, उसके बाद है 200 कंचनगिरी पर्वत। किसी को याद है 200 कंचनगिरी पर्वत?
ये 200 कंचनगिरी पर्वत देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र में है, और ये रिलेटिवली छोटे पर्वत है। तो हमने देखा था देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र के डिस्क्रिप्शन में, हम नीलवन पर्वत से स्टार्ट करें और 834 योजन जाए तो यमक और समक पर्वत आते हैं। उसके बाद 5 द्रह आते हैं, और हर एक द्रह के 50 योजन दूर 10 पर्वत आते हैं। तो पूर्व में 10 पर्वत, पश्चिम में 10 पर्वत। उसके बाद वापस 834 योजन जाए, वापस 10 पर्वत पूर्व में, 10 पर्वत पश्चिम में। तो ऐसे करके देवकुरु क्षेत्र में पूर्व में 50 पर्वत और पश्चिम में 50 पर्वत। उसी प्रकार देवकुरु क्षेत्र में भी पूर्व में 50 पर्वत और पश्चिम में 50 पर्वत। ये जो टोटल 100 + 100 जो 200 पर्वत है, उसको कंचनगिरी पर्वत बोलते हैं, और उसमें कंचन नाम के देव का वास है, और हर एक पर्वत पे एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो हमने इसका जो मैप देखा था, ये हर एक ग्रह के 50 योजन दूर ये 10 पर्वत है पूर्व में, और 10 पर्वत पश्चिम में है। और ये पर्वत रिलेटिवली छोटे हैं, मतलब उसका हाइट 100 योजन है, और उसका जो ऊपर जो विस्तार है वो 50 योजन का है। तो रिलेटिवली छोटे पर्वत है, और ये सभी पीत वर्ण मतलब येलो कलर के सुवर्णमय है, और उसमें कंचन देव के प्रसाद है और कंचन देव का वास है यहाँ पे। ओके, तो कितने हुए? 6 + 16 + 4 + 200। 226। तुम काउंट रख रहे हो, मैं तो नहीं रख रहा हूँ, पर या हाँ, कितने हुए? 200 226। ठीक है, 226। उसके बाद जो 4 पर्वत है वो यमक, समक, चित्र और विचित्र पर्वत, राइट। ये तो तुमको अभी पता होगा, हमने अभी देखा। तो ये जो 4 पर्वत है वो भी देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र में है। तो नीलवन पर्वत से जो पहले जो आते हैं, हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाए तो पहले यमक और शमक नाम के पर्वत आते हैं। ये पर्वत काफी विशाल पर्वत है, वो 1000 योजन ऊंचे पर्वत है, और उसका ऊपर का जो शिखर का जो डायमीटर है वो 500 योजन है। तो रिलेटिवली दे आर वेरी बिग पर्वत, और यहाँ पे यमक और शमक नाम के देव का वास है, और यहाँ पे भी एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, तो उसी प्रकार निषेध पर्वत से 834 योजन जाए उत्तर की तरफ तो चित्र और विचित्र नाम के पर्वत आते हैं। वो भी यमक और शमक पर्वत की तरह ट्विन्स है, तो उसका सेम डिस्क्रिप्शन है। तो ये सब जो पर्वत है वो 1000 योजन ऊपर है, और शिखर का डायमीटर 500 योजन है, और ये भी सर्व सुवर्णमय है। जो कंचन पर्वत थे उसी प्रकार ये सभी पर्वत येलो कलर के सुवर्णमय है, और इसमें यमक, शमक, चित्र और विचित्र देव का वास है। वो जो भी पर्वत का नाम है उसी उसी देव का वहां पे वास है। ओके, तो कितने हुए? 230, राइट। फिर उसके बाद जो दूसरे 4 पर्वत है, इसके बारे में हमने अभी तक नहीं देखा है। तो ये जो पर्वत है वो है वृत्त वैद्याद्य पर्वत। ओके, ये तुम धीरे धीरे तुमको याद रह जाएगा अगर तुम रिवाइज करोगे तो ये जो 4 पर्वत है उसको वृत्त वैद्याद्य पर्वत बोलते हैं। ये है शब्दपाती, विक्तपाती, गंधपाती और माल्यवंत। तो अपने जो जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप में जो भी युगलिक क्षेत्र है, जो भी अकर्म भूमि है, राइट, उसमें जो लघु हिमवंत पर्वत और महाहिमवंत पर्वत के जो बीच में जो क्षेत्र है वो है हिमवंत क्षेत्र, राइट। उसमें सदा थर्ड आरा चल रहा होता है, और ये क्षेत्र में जो सेंटर में जो पर्वत है वो है शब्दपाती पर्वत, राइट। उसी प्रकार जो लघु हिमवंत और महाहिमवंत और निषेध पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है वो हरिवर्ष क्षेत्र है, और उसके सेंटर में जो पर्वत है वो है गंधपाती पर्वत। उसी प्रकार हम महाविद्य क्षेत्र के उत्तर में जाए तो नीलवंत और रुक्मी पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है वो रम्यक क्षेत्र है, और उसके सेंटर में जो पर्वत है वो माल्यवंत पर्वत है। और फिर रुक्मी और शिखरी पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है वो हरिण्यवन क्षेत्र है, उसमें सेंटर में जो पर्वत है वो विक्तपाती पर्वत। तो ऐसे 4 पर्वत है, ये सभी युगलिक क्षेत्र में है। तो शब्दपाती पर्वत, गंधपाती पर्वत, माल्यवंत पर्वत और विक्तपाती पर्वत, उसको वृत्त वैद्याद्य पर्वत बोलते हैं शास्त्र में। तो 4 वृत्त वैद्याद्य पर्वत है, और ये काफी विशाल पर्वत है। तो उसका जो डायमेंशन से देखें तो वो 1000 योजन उसका बेस का डायमीटर है,
उसका ऊंचे का डायमीटर भी 1000 योजन है, मतलब ये पूरा सिलेंडर की तरह है, कि ऊपर और नीचे का डायमेंशन सेम है 1000 योजन्स, और उसकी ऊंचाई भी 1000 योजन्स है। तो याद रखने में इजी है, 1000 योजन्स बाय 1000 योजन्स बाय 1000 योजन्स। तो यहाँ पे जो ये जो 4 पर्वत है, उस पे भी एक शाश्वत जिन चैत्य है, और इस पे देवताओं के प्रसाद है। तो इस पे जो अधिष्ठायक देव है, जो शब्दपादी पर्वत है, उसके अधिष्ठायक देव वो उसका नाम है सादी देव। फिर माल्यवन पर्वत के जो अधिष्ठायक देव है, उसका नाम है अरुण देव। विक्तपाती के पद्म देव, और गंधपाती के प्रभास देव। तो ऐसे करके 4 देवताओं के वहां पे आवास है। और जो देवताओं के प्रसाद है वो भी काफी बड़े हैं, वो 31 बाय क्वार्टर योजन्स लंबे है, और 62 बाय हाफ योजन्स ऊंचे। तो इतने बड़े देवताओं के प्रसाद यहाँ पे वृत्त वैद्याद्य पर्वत पे है। चेतन भाई, हाँ आप यहाँ पे बोल रहे हो कि इस पर्वत के ऊपर ये शाश्वत जिन चैत्य है, राइट? हाँ, तो जब हमने शाश्वत जिन चैत्य किया था तब ये वाला मेंशन हुआ था? ये आई थिंक सो मेंशन किया था, मोस्ट ओके। लाइकली। या मेरे को देखना पड़ेगा, आई थिंक एक बार वो भी एक बार लेते हैं शाश्वत जिन चैत्य, ओके। या कि जस्ट रिवीजन के रूप में कि कहाँ कहाँ है। शायद मेंशन किया था, शायद नहीं हो तो मेरा मिस्टेक हो, शायद नहीं भी हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं। हुआ था, हुआ था, इट वाज देयर। ओके। इट वाज हाँ, देयर, यस। ओके ओके ओके, या मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पर शायद हुआ था, क्योंकि मेरे को जब तक याद है सभी जो पर्वत के नाम है हाँ ना, सभी पे हाँ। शाश्वत जिन चैत्य है। ओके। तो पर या एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो ये हुआ 4 वृत्त वैद्याद्य पर्वत। उसके बाद है 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत। तो यहाँ पे याद रखने में इजी है, वृत्त वैद्याद्य पर्वत और दीर्घ वैद्याद्य पर्वत। दीर्घ मतलब छोटा, राइट? तो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में देखा था। किसी को याद है दीर्घ वैद्याद्य पर्वत कहाँ पे है? या ये पर्वत भरत क्षेत्र में है, ऐरावत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में है। तो हमने देखा था कि जो भरत क्षेत्र को जो डिवाइड करता है जो पर्वत, वो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है, राइट? जो उत्तरार्ध भरत क्षेत्र और दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र में डिवाइड करता है। तो बीच में जो पर्वत है वो है दीर्घ वैद्याद्य पर्वत। ये पर्वत लंबा है काफी, क्योंकि वो इट गोज फ्रॉम पूर्व से पश्चिम की ओर, पर उसका हाइट काफी छोटा है। हाइट ओनली 25 योजन है, और उसका जो थिकनेस है वो 50 योजन है। और हमने ये पर्वत के बारे में देखा था कि यहाँ ये पर्वत पे चक्रवर्ती गुफा से, यहाँ पे पर्वत पे नीचे 2 गुफा है, खंड प्रतापा और तमिस्त्रा गुफा। और ये गुफा से चक्रवर्ती की पूरी सेना पास होती है, और 4th क्षेत्र से, भरत क्षेत्र का जो 4था खंड है, उससे प्रथम खंड की ओर जाती है, और वो प्रथम खंड को भी कॉन्कर करती है। जो लास्ट खंड बचा है वो प्रथम खंड है। तो ऐसा करके वो 6 खंड को जीतती है। तो उसी प्रकार से भरत क्षेत्र में सेम ऐरावत क्षेत्र में होता है, और सेम महाविद्य क्षेत्र में भी होता है। तो महाविद्य क्षेत्र के भी जो चक्रवर्ती है, वहां पे भी 2 गुफा है, और वहां पे भी वो चक्रवर्ती 6 खंड, हर एक विजय के 6 खंड है। तो हर एक विजय के 6 खंड वो जीतते हैं, और अपना नाम जो ऋषभकूट है वहां पे वो अंकित करते हैं, राइट? तो ये हमने काफी डिटेल में देखा था। और यहाँ पे देखा था कि अगर तुम 10 योजन ऊपर जाए तो प्रथम मेखला आता है, और 10 योजन ऊपर जाए तो द्वितीय मेखला। मेखला मतलब सपाट भूमि। किसी को याद है प्रथम मेखला में क्या होता है? हमने ये ऋषभ देव के चरित्र में भी देखा था। थोड़ा आई थिंक तुमको रिवाइज करना पड़ेगा पीछे जाके। एक ये सब इंटरेस्टिंग है, और अगर तुम याद रखो ना तो यू कैन कम्युनिकेट विद अदर्स। मतलब बच्चों के साथ भी, पाठशाला में भी तुम ये कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ऋषभ देव के चरित्र में हमने देखा था कि कौन से 2 राजा थे, मैं नाम भूल गया। पर यह जो भी पर यहाँ पे विद्याधर के नगर है, वो 2 राजा विद्याधर की नगरी को वसाते हैं। और ये यहाँ पे जो विद्याधर के जो नगरिया है, वो टोटल 110 नगरी है। एक साइड 55 नगरी है, दूसरी साइड 65 नगरी है।
तो ऐसा करके 110 नगरी हर एक दीर्घ वैद्याद्य पर्वत पे है, वो प्रथम मेखला पे है। तो टोटल देर आर 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत, और हर एक दीर्घ वैद्याद्य पर्वत पे 110 विद्याधरों की नगरी है, और टोटल 3740 विद्याधरों की नगरी है इन टोटल 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत। और फिर सेकंड जो मेखला है उसमें सौधर्मेंद्र इंद्र और ईशान इंद्र के प्रसाद है। तो यहाँ पे वो लोग अपना अपने घर या प्रसाद है कि यहाँ पे वो आते हैं, तब वो यहाँ पे रहते हैं। तो हमने देखा कि जम्बू द्वीप के जो दक्षिण में जो भी दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है उस पे सौदर में इंद्र के प्रसाद है, और जम्बू द्वीप के ऊपर जो दूसरे 17 जो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है उस पे ईशान इंद्र के प्रसाद है। तो नॉर्थ साइड हर बार ईशान इंद्र के प्रसाद होते हैं, और जो साउथ साइड जो भी है वो सौदर में इंद्र के प्रसाद है। राइट। तो ये हुए 34। तो ये महाविद्य क्षेत्र में भी जो बीच में जो क्षेत्र को डिवाइड करता है यहाँ पे, वो भी दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है। तो ऐसा करके 32 विजयस में 32 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है। राइट। तो यहाँ पे वो महाविद्य क्षेत्र भी 6 खंडों में विभाजित है, सिमिलर टू भरत क्षेत्र। तो ये हुए दीर्घ वैद्याद्य पर्वत, वो रिलेटिवली छोटे हैं, 25 योजन बाई 50 योजन, पर वो काफी लंबे हैं, 10,720 योजन्स। तो और यहाँ पे ये सभी रूपा श्वेत वर्ण के, मतलब व्हाइट कलर के रूपा के बने हुए हैं। मतलब माइनिंग करो तो रूपा व्हाइट कलर के रूपा निकलते हैं। ओके। और जो लास्ट पर्वत है वो मेरू पर्वत है, जिसके बारे में हमने देखा। ओके। वो सबसे विशाल पर्वत है पूरे मध्यलोक में, और उसमें 13 शाश्वत जिन चैत्य है। तो ऐसा करके टोटल 269 पर्वत जम्बू द्वीप में है। तो मेरे को इस प्रकार से पूरा जम्बू द्वीप को रिवाइज करना था, और ये एक अच्छा एंगल है रिवाइज करने का। तुम नदियों से भी रिवाइज कर सकते हो कि कितनी नदियां कहाँ पे है, पर पर्वत क्या मेजर्स है। तो 269 ये मेजर पर्वत है, छोटे पर्वत काफी है। ओके। पर ये सब मेजर पर्वत है।